क्लास 12th के बच्चों के लिए लेक्चर नंबर 5 आज लेकर के आए हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आज डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्थिर विद्युत बल कहते हैं इसको, हिंदी में स्थिर विद्युत बल। हमने सुना होगा कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में ये सब चीजें पढ़ाई है। सभी बच्चे लेक्चर नंबर फर्स्ट अटेंड करें, उसके बाद उसके आगे के लेक्चर देखें। और दो पॉजिटिव चार्ज और टू निगेटिव चार्ज, जैसा कि हमको पता है क्या करते हैं, रिपल टू ईच अदर रिपल टू ईच अदर। और एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, ये अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये हम लोगों को पता है, बेसिक बात है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे और दोनों निगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, रिपल करेंगे। वहीं पर एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि ये अट्रैक्शन और रिपल्सन क्यों होता है। ठीक, तो हालांकि ये इसके बाद वाले वीडियो का टॉपिक है, लेकिन अभी यहाँ पर समझ लेंगे तो इसको जरूर और बेहतर समझ में आपके आ जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर अराउंड दिस चार्ज, इस चार्ज के आसपास कोई ऐसे जगह जहां पर कोई दूसरा चार्ज ले जाए, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, तो क्या होगा, या तो ये चार्ज अट्रैक्शन फील्ड, अगर भाई पॉजिटिव के पास निगेटिव ले जाएंगे तो अट्रैक्शन फील करेगा, अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा। अगर निगेटिव पॉजिटिव के पास पॉजिटिव ले जाएंगे तो रिपल्सन महसूस करेगा, रिपल्सन फील करेगा। मतलब चार्ज के चारों तरफ कोई ऐसी जगह है ना, अराउंड द चार्ज कोई ऐसी जगह जो कोई अनदर चार्ज ले जाने पर, कोई दूसरा चार्ज लेने पर ये अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करे, तो इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज से लाइन्स निकलती हैं जो कि टूवर्ड्स द निगेटिव चार्ज एंड आउटवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से कहाँ जाती है बेटा, दूर जाती है, और टूवर्ड्स द निगेटिव चार्ज वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं बच्चों कि ये लाइंस जितने तक होती हैं, जितने कवर तक होती हैं, जितने जहां तक होती हैं, उस एरिया को, उस जगह को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको दिखाई नहीं देती। अगर आप देखो, आप समझो, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, दूसरा पॉजिटिव चार्ज ले लिया, अच्छा, तो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी आउटवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, प्लस से दूर निकलेंगी। कहाँ निकलेंगी, प्लस से दूर। क्या निकलेंगी, प्लस से दूर, है ना। और माइनस में क्या होता है, माइनस की ओर निकलेगी, तो ये प्लस इससे भी ऐसे निकलेगी। ठीक, ये ऐसे निकलेंगी। अब ये लाइन्स हमको दिखाई नहीं देती। आप जरा सपोज करिए कि ये लाइन इधर निकल रही है, ये लाइन इधर निकल रही है, ठीक ना। अगर दोनों को नजदीक लाएंगे तो ये लाइनें इस पर धक्का लगा रही हैं और ये वाली लाइनें इस पर धक्का लगा रही हैं, तो ये पीछे हट जाएगा, ये पीछे हट जाएगा। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, टू आर मोर देन टू ऑब्जेक्ट अप्लाइंग द फोर्स टू ईच अदर ड्यू टू चार्ज, मतलब डेफिनेशन हुई, डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कि टू आर मोर देन टू टू आर मोर देन टू ऑब्जेक्ट, टू आर मोर देन टू ऑब्जेक्ट अप्लाइंग द फोर्स ड्यू टू चार्ज। कोई भी, मतलब हिंदी में कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वस्तुएं, दो या दो या दो से अधिक वस्तुएं, दो या दो से अधिक वस्तुएं यदि
एक दूसरे पर आवेशों के कारण बल लगाती हैं, आवेशों के कारण दो या दो से अधिक वस्तुएं यदि एक दूसरे पर आवेशों के कारण बल लगाती हैं तो ऐसे बल को स्थिर विद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल या इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इफ टू आर मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स अप्लाई द फोर्स ड्यू टू चार्ज, अप्लाइंग द फोर्स टू ईच अदर या अप्लाइंग द फोर्स ड्यू टू चार्ज। इसको शॉर्ट में समझेंगे, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट आपकी ए है, ठीक, और एक ऑब्जेक्ट आपकी बी है, एक ऑब्जेक्ट क्या है आपकी बी, इस पर एक चार्ज है क्यू, इस पर एक चार्ज है क्यू, आप समझिए चार्ज क्यू है। अब कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो लाइन से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आउटवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, आउटवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, आउटवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, आउटवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्लस से दूर निकलेंगे। अब आप समझो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं ये ऐसे निकल रही हैं इधर की, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही हैं, तो ये वाली जब नजदीक लाएंगे तो इधर वाली लाइनें इस पर धक्का मारेंगी, तो ये वाली लाइनें इस पर फोर्स अप्लाई करेंगी, तो ये फोर्स हमारा क्या कहलाता है, ये फोर्स हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसे ही सिमिलरली अगर पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाए तो भी फोर्स ऐसे ही अप्लाई होगा। इस तरीके के फोर्स को हम लोग बेटा नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। टू आर मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स अप्लाई द फोर्स ड्यू टू चार्ज, दो या दो से ज्यादा अगर ऑब्जेक्ट हो वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करें, हाँ, किसकी वजह से फोर्स अप्लाई करें, चार्ज की वजह से फोर्स अप्लाई करें, तो इसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसे हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आप लोग पेन कॉपी लेकर जरूर बैठे और उसको नोट्स बनाते रहें, वीडियो को पॉज करके नोट्स जरूर बनाएं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में एक साइंटिस्ट आए, उस साइंटिस्ट ने बहुत बढ़िया नियम दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में एक साइंटिस्ट आए, उस साइंटिस्ट का नाम था कूलाम। उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम कूलाम्स लॉ कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कूलाम का नियम, हिंदी में क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। अभी इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी समझेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मान लिया लेट हमने देखा कि अगर हमने देखा एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज पर चार्ज है 2 कूलम मान लिया, और यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज है यहाँ पर चार्ज है 1 कूलम। मैंने बताया था चार्ज से निकलती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी ऐसे निकलेगी, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। अच्छा आप बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, निकल करके एक दूसरे पर क्या लगाएंगी, फोर्स। ये लाइंस हमको दिखाई नहीं देती, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे पर क्या लगाएंगी, फोर्स लगाएंगी, ठीक। अगर हम इस चार्ज को इंक्रीज कर दें, जो कि कूलाम नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो किया, अगर हम चार्ज को इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, 3 कूलाम कर दिया जाए, मान लो चार्ज कितना कर दिया जाए आपका यहाँ पर 5 कूलाम, तो आप बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी अब बढ़ जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। आप समझो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और बढ़ जाएंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, और बढ़ जाएंगी, क्योंकि चार्ज बढ़ गया तो चार्ज ही है जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस कर रहा है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन जन्म दे रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। अब बताओ अगर यहाँ पर दूसरा एक और पॉइंट चार्ज लिया जाए, इसको 3 कूलम मतलब बढ़ा दिया गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे तो कुछ ज्यादा ही हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ज्यादा हो जाएंगी, ठीक ना, क्योंकि चार्ज ही है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। आप समझिए, मैंने कहा कि चार्ज है 2 पॉइंट चार्ज दिए गए, ये 2 पॉइंट चार्ज क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस की, ठीक ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे पर क्या लगा रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक। अब आप सपोज करो
कि ये फोर्स यहाँ पर ज्यादा होगी कि फोर्स यहाँ पर ज्यादा होगी। अच्छा, एक और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 7 कूलाम का चार्ज ले लिया गया और यहाँ पर मान लीजिए 4 कूलाम का चार्ज ले लिया गया, तो अब फोर्स कहाँ ज्यादा होगी? अब फोर्स कहाँ ज्यादा होगी? देखिएगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और बढ़ जाएंगी और इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि चार्ज ही तो है जो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है। कौन? चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है। ठीक, अब ये चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है, आप समझें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या लगाती हैं? फोर्स लगाती है। ठीक, तो एक लाइन लिख लीजिए, इफ चार्ज आर increase then density of electric field lines electric field lines are increased if चार्ज आर इंक्रीज। देखिए, चार्ज जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इनकी डेंसिटी, घनत्व क्या होता चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। हिंदी में कहेंगे कि यदि आवेश बढ़ा दिया जाए, आवेश बढ़ा दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व बढ़ जाता है। यदि आवेश बढ़ा दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। अब आप बताओ, फोर्स कौन लगाएगा? फोर्स कौन लगाता है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लगाती है। कूलाम ने जो स्टडी की, कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने जो स्टडी की, वो यही स्टडी थी। देखिए, हमको बहुत पहले से पता था कि 2 आर मोर देन 2 चार्ज, जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन अब वो फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है, वो फोर्स की कितनी मैग्नीट्यूड है, तो उस मैग्नीट्यूड को फाइंड करने में किस साइंटिस्ट का मेन रोल रहा? वो रहे कूलाम साहब। तो कूलाम ने क्या बताया? कूलाम ने बताया कि इफ चार्ज आर इंक्रीज, चार्ज अगर आप इंक्रीज करोगे तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। अब देखिए, मैं बात करता हूं कि अगर अगर मैं यहाँ पर बात करूं फोर्स की, मैं अगर यहाँ पर बात करूं फोर्स की, कि यहाँ पर मैं बात करता हूँ फोर्स की, यहाँ पर बात करूँ फोर्स की और यहाँ पर बात करूँ फोर्स की, तो फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ होगा? यहाँ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही तो फोर्स लगाती है। अब ये लाइन जहाँ ज्यादा है तो वहाँ फोर्स भी क्या होगी? ज्यादा होगी। कूलाम ने अपने नियम में यही बताया कि टू जो पॉइंट चार्ज होंगे, तो जो पॉइंट चार्ज फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। कूलाम ने यही बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल, आवेशों के गुणनफल, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो हमने देखा यहाँ पर कि ये वाली बात देखी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण से क्या मतलब है। अगर हमारे दोनों चार्ज पॉजिटिव हों या दोनों निगेटिव हों तो ऐसे में प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। लेकिन अगर बात करें कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तो इस तरीके में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब जब आपने आवेश को बढ़ाया, अनुक्रमानुपाती का यही मतलब है। अनुक्रमा जैसे ए अनुक्रमानुपाती बी है, जिसका मतलब क्या है कि अगर आप बी बढ़ाओगे तो आपका ए भी बढ़ेगा, जबकि व्युत्क्रमानुपाती में ए व्युत्क्रमानुपाती बी, इसका मतलब उल्टा होता है कि अगर आप बी बढ़ाएंगे तो ए आपका कम हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को। अगर आप बी बढ़ाएंगे तो ए बढ़ेगा, इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर बी बढ़ाओ तो ए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे ध्यान से समझें कि जब जब हमने चार्ज को इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इंक्रीज हो गई तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हैं जो क्या लगाती हैं, फोर्स अप्लाई करती हैं, और फोर्स की क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वही बात है कि जब चार्ज इंक्रीज करोगे तो फोर्स भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अच्छा, दूसरी बात देखें, अगर मैं चार्ज एक ये ले लिया जाए, एक ये ले लिया जाए, ये भी 2 कूलम, ये भी 2 कूलम। अभी आप समझो, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, अगर आप देखो कि यही चार्ज ऐसे इनके बीच की डिस्टेंस कुछ है, अब की बार थोड़ी सी डिस्टेंस को बढ़ा दिया गया। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर डिस्टेंस को बढ़ा दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिस्टेंस को बढ़ा दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, अगर डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ा दें, डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ा दें तो और क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप समझें जरा इस बात को आप ध्यान से समझें। देखिए, यहाँ फोर्स ज्यादा लगेगी, यहाँ ज्यादा लगेगी, यहाँ ज्यादा लगेगी। आप अपना कॉमन सेंस यूज करके समझिए कि फोर्स कहाँ ज्यादा लगने वाली है। फोर्स यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस इससे ज्यादा है, इनके बीच की डिस्टेंस और ज्यादा है। तो आप समझिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ही है, लेकिन जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स इनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वही बात बताया गया है कि जो फोर्स है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। मैं अब इस बात को देखें कि अगर देखिए एक पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज एक ये है, दूसरा ये है। इनके बीच के डिस्टेंस अगर बढ़ाते चले जाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर चार्ज बढ़ाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये दो इक्वेशन आ गई हैं, एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये। मतलब 2 चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट टू ईच अदर, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। अप्लाई द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंग्लिश में अगर समझें तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। देखिए इसको ध्यान से, मैं अगर इसको इंग्लिश में लिखूं तो ध्यान से समझें। एक पॉइंट चार्ज ये है, Q1, और एक पॉइंट चार्ज ये है Q2। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बताई गई है। अभी तक हम लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से बाय द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल सीख रहे थे कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली proportional to product of their charges। वहीं पर जो दूसरा ये देखिए, पहला इक्वेशन की बात ये देखिए, दूसरा क्या है कि मैग्नीट्यूड
of force, magnitude of force is inversely proportional, inversely proportional, inversely proportional, inversely proportional to square square of distance, square of distance between both, distance between both charges. ये रहा कूलाम्स लॉ का स्टेटमेंट हिंदी में। इंग्लिश में मतलब ये बताया गया कि जो दोनों चार्जेस हैं, जो दोनों चार्जेस आपके सामने लिखे हुए हैं, ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। और कैसा फोर्स अप्लाई करेंगे इसको आप समझें। अगर दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं तो रिपल्सन फोर्स होगा। जैसे यहाँ पर अगर इस पर लगने वाला फोर्स देखा जाए तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, और अगर इस पर फोर्स देखा जाए तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक, इस फोर्स को क्या कहेंगे? F1 ड्यू टू 2, एक पर लगने वाला फोर्स दो के कारण। F(1) ड्यू टू 2 मतलब एक पर कौन फोर्स लगाएगा? दो। और यहीं पर अगर इसकी बात करें हम, F2 ड्यू टू 1, यहाँ पर ये फोर्स एक, देखिए ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, चार्ज दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव नेचर के फोर्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बोथ चार्जेस पॉजिटिव नेचर के हैं। तो जो कूलाम्स ने बताया था कि अगर तुम चार्ज को इंक्रीज करोगे, तो मैंने जैसे बताया कि चार्ज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ जाएगी। अगर लेकिन आप डिस्टेंस बीच की हटा देंगे तो डिस्टेंस बीच की घटाने बढ़ाने पर फोर्स पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इनवर्सली इफेक्ट पड़ेगा। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया जाए। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को सॉल्व करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे क्या है R स्क्वायर। यहीं पर देखें तो F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये K क्या है? K एक कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, और यह एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि मीडियम पर डिपेंड करता है। K डिपेंडेंस अपॉन मीडियम, K डिपेंड्स अपॉन मीडियम। देखिए नेक्स्ट, इसी में K की जो वैल्यू बताई गई है, K की जो वैल्यू बताई गई है, K की वैल्यू बताई गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू क्या बताई गई बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी क्या है? परमिटिविटी, इसको हम लोग विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट है तो इसको हम कहेंगे निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, या इसमें एक बात और भी कह सकते हैं, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। इसमें इंग्लिश में कहते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आर वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आर वैक्यूम। के की वैल्यू क्या होती है बच्चों? के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹9। यूनिट अभी निकाल करके बाद में दिखाएंगे। अभी देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। अभी यूनिट इसकी भी बाद में निकालेंगे। ठीक, फॉर्मूला आ गया है, यूनिट निकाल लेंगे, परेशान नहीं होंगे। देखिए सबसे पहले सभी बच्चों से मेरा ये कहना है कि आप सभी लोग कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू को लर्न कर ही लीजिए, बिना इनके लर्निंग के कोई बात नहीं बनने वाली। इन कांस्टेंट्स को आपको लर्न ही करना पड़ेगा। देखिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मैं आज आपको इसकी डिपेंडेंसी बताने जा रहा हूँ। ये फार्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसकी डिपेंडेंसी बताने जा रहा हूँ, जरा समझिए। मैं कहूँ कि एक पॉइंट चार्ज Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है। ये चार्जेस की जो प्लेसमेंट है r डिस्टेंस पर प्लेसमेंट है। आप समझो दोनों चार्जेस क्या प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे।
ये चार्जेस क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही है जो इस पर फोर्स अट्रैक्ट करेंगे, जो इंटरेक्ट करेंगे फोर्स। आप समझो कि अगर बीच में वायु है, मतलब एयर है या वैक्यूम, एयर है या वैक्यूम है, तब ये लाइन एक दूसरे पर कितना फोर्स अप्लाई करेगी। अगर हम इसकी जगह पर कोई दूसरी चीज रख दें, जैसे क्या रख दें, मान लीजिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर एक कांच की सीट रख दें, क्या रख दें, कांच की सीट रख दें। अगर हम कांच की सीट रख देंगे तब देखिए कितना फोर्स क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें फोर्स, फोर्स तब क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पर कोई कांच की सीट रख दें, कोई सीट रख दिया हमने, कांच की रख दिया या कोई मेटेलिक रख दिया, अब बताइए कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को जितना जितना फोर्स इंटरेक्ट कर रही हैं, जितना फोर्स अप्लाई कर रही हैं एयर में एक दूसरे पर, क्या यहाँ पर उतना फोर्स इंटरेक्ट कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ बीच में इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कोई ना कोई अपोज करने वाला मिल गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो कूलाम बल है ये फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये मीडियम पर क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे मैं यहाँ पर लगाऊं फोर्स का फार्मूला, तो F इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या ये कह ले K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये वही चार्ज है Q1, वही चार्ज है Q2, डिस्टेंस भी आपकी कितनी है, R है। यहाँ पर फोर्स क्या होगा, यहाँ पर फोर्स ऑन एयर, लेकिन ये क्या है, फोर्स ऑन मीडियम, ये क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन बेटा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो K की वैल्यू होगी ये होगी 1/4 पाई अपसाइलन नॉट होगी। ये जो परमिटिविटी ली गई है, विद्युतशीलता ली गई है, ये कहाँ की है, ये परमिटिविटी है बच्चों वैक्यूम की या फ्री स्पेस की। लेकिन यहाँ पर जो K की वैल्यू है, यहाँ पर जो K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। इस बार परमिटिविटी किसकी ली गई है, मीडियम की परमिटिविटी ली गई है, किसकी परमिटिविटी ली गई है, मीडियम की। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दें और इसको अगर इक्वेशन नंबर सेकंड कह दें, तो अगर हम अप्लाई करें कि समीकरण 1/2, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, तो यहाँ पर जो आने वाला है इसके बाद का पोर्शन यहाँ देखिए, ये है एफ ए अपॉन एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बटे, यहाँ पर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, पहले का चौथे में दूसरे का तीसरे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा एफ ए अपॉन एफ एम इज इक्वल टू, ये पहले का चौथे में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, ये पहले का चौथे में गुणा कराएंगे तो एप्सिलॉन एम बटे इसका इसमें कराएंगे तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट, और इसे ही हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, या इसे हम लोग कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। और डेफिनेशन यहाँ पर बन जाएगी, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको जरा, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका मैं स्टेटमेंट लिखे दे रहा हूँ, मैं इसको हटाए दे रहा हूँ, इसका स्टेटमेंट लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, इसका स्टेटमेंट ये जो आपके सामने ये निकल के आया है, इसका स्टेटमेंट यहाँ लिखे दे रहे हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, ध्यान से समझिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता,
आपेक्षिक विद्युतशीलता। आप किसी भी तरह से कह दीजिए, देखिए Fa अपॉन Fm, या ये भी देखिए आपका एप्सिलॉन आर है, और एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी आपका एप्सिलॉन आर है। अगर आप देखें सही तरीके से, तो आप इसको देखें तो इसको हम क्या लिखेंगे, द रेशियो बिटवीन फोर्स अप्लाइंग ऑन एयर एंड फोर्स अप्लाइंग ऑन मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। अगर हम कहें तो यही कह सकते हैं कि निर्वात में बल तथा माध्यम में बल के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनेगी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम, द रेशियो द रेशियो द रेशियो between the ratio of permittivity of medium and permittivity permittivity of the ratio of permittivity of medium and permittivity of vacuum is called is called is called relative permittivity रिलेटिव परमिटिविटी। हिंदी में कहेंगे कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। मेरा मेन कंसेप्ट समझाने का अभी तक का ये था कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, कूलाम लॉ है, कूलाम लॉ जो कूलाम फोर्स है, ये डिपेंड्स अपॉन मीडियम पर क्या करती है, डिपेंड्स करती है, क्योंकि अगर मीडियम बीच का आप चेंज कर देंगे तो ये फोर्स भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब डिस्कस करेंगे डायमेंशन और यूनिट। तो सबसे पहली बात करने वाले हैं हम लोग यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। फार्मूला हमने भी पढ़ा है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, बटे वाला एप्सिलॉन नॉट इधर लिया, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर यूनिट निकालनी पड़े, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये तो कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं, कूलाम की यूनिट, सॉरी चार्ज की यूनिट कूलाम, कूलाम क्या होगी, कूलाम स्क्वायर, और ये क्या है, न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम डायमेंशन निकालें बच्चों, क्या निकालें, डायमेंशन निकालें, मतलब विमा निकालें, तो डायमेंशन क्या होगी, कूलाम, सभी लोग जानते हैं Q बराबर फार्मूला क्या होता है, IT, I इज इलेक्ट्रिक करंट, विमा क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, T इज टाइम, डायमेंशन क्या होगी, T। तो ऊपर वाले में क्या हो जाएगी डायमेंशन, A स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर लगा हुआ है। न्यूटन फोर्स की यूनिट है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी क्या होगी, ML/T-2, और जो आपकी ये मीटर है, इसकी यूनिट क्या होगी, वो डायमेंशन क्या होगी, L डिस्टेंस है, L स्क्वायर। इसको हम लोग सही से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो M/-1, L की 2 पावर, 1 पावर, 3 पावर, ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या होगी, -3। इसको जब ऊपर ले जाओगे तो t की पावर 2 है, यहाँ पर -2 है, ऊपर ले जाओगे तो t की पावर कितनी हो जाएगी, 2 to 4, और a की पावर 2। तो ये रही आपकी डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और कांस्टेंट की वैल्यू भी याद रखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ फार्मूले से वैल्यू निकाल लें, यूनिट निकाल लें, इसकी वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर क्या है, देखो बेटा, ये न्यूटन, बटे वाला मीटर, R स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, और ये कूलाम, अब इसका मतलब कूलाम 2 बार, तो कूलाम स्क्वायर इधर लिया बटे, ठीक। और वहीं पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 यूनिट हमने निकाल लिया है, क्या निकाल लिया, कूलाम स्क्वायर अपॉन
न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आई होप ये वाले कांस्टेंट आप याद कर लीजिएगा, ये जरूरी है, न्यूमेरिकल लगाने में बीच बीच बहुत काम आएंगे। तो आज हम लोगों ने जो अभी लार्ज डिस्कशन किया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आज हम लोगों ने जो लार्ज डिस्कशन किया, एक बड़ा डिस्कशन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए जो हमारे गुलाम साहब ने जो नियम दिया था, उस गुलाम लॉ को हम लोगों ने अप्लाई किया और उसको ठीक से सीखा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।